Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम बैक इन इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो राजू गुप्ता क्लासेस में आप लोग तो अकाउंट्स पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्लास है आज। तो इसके पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें हम पढ़ाए थे आप लोगों को कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शंस बता दिए थे। और आज जो है ये क्रेडिट क्रिएशन जो इसका मेन फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, इसका ही बताएंगे। और पिछले वीडियो में हम बोले भी थे कि क्रेडिट क्रिएशन का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो कि आज है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का जो मुख्य काम होता है, जो बताए थे कि ये हम लोग का जमा को स्वीकार करता है, डिपॉजिट कलेक्ट करता है। और डिपॉजिट कलेक्ट करने के साथ साथ सिर्फ ये मुद्रा को जमा ही नहीं करता, बल्कि मुद्रा का, मनी का सृजन भी करता है, मनी को पैदा भी करता है। यानी कि कमर्शियल बैंक को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी भी कहा जाता है। कमर्शियल बैंक को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी भी कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ ये मुद्रा जमा ही नहीं लेता है, बल्कि मुद्रा को पैदा भी करता है, सृजन भी करता है। अब ये जमा जो होता है बैंक में, जो डिपॉजिट होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट। इसको कैश डिपॉजिट भी कहते हैं। ये क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट। ये प्राइमरी डिपॉजिट, जो पैसा हम लोग ले गए, जो उसका ग्राहक है वो गया और कैश जो हम लोग जमा करते हैं बैंक में, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट, जो कि डायरेक्ट हम लोग जाते हैं और बैंक में जमा करते हैं। और दूसरा होता है डिराइव्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये क्या होता है? ये तो कैश डिपॉजिट है, जो कि हम लोग डायरेक्ट गए बैंक में जमा किया। और इसको लोन, दूसरे को लोन, डिराइव डिपॉजिट को लोन डिपॉजिट भी कहते हैं। ये बैंक जमा करता है। जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है कि वो अमाउंट, वो सर्टेन अमाउंट, वो लोन अमाउंट को एक अकाउंट में रख देता है, और हम लोगों को ये अधिकार देता है, या लोन जो लिया है उसको ऋणी को ये अधिकार देता है कि आप उस अमाउंट को चेक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वो एक अकाउंट क्रिएट कर देता है, जो कि लोन का अकाउंट होता है। तो वो भी एक क्या हो गया? वो एक जमा हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, जो हम लोग गए कैश पैसा बैंक में दिए, बैंक उसको जमा कर लिया, ये हम लोगों के द्वारा डिपॉजिट किया गया। और दूसरा क्या? डिराइव्ड डिपॉजिट। ये लोन डिपॉजिट है, जो कि बैंक क्या करता है कि जो लोन लेता है, जो ऋणी है, उसके नाम से उस अमाउंट का एक अकाउंट खोल देता है, और ग्राहक को ये अधिकार दे देता है, या ऋणी को ये अधिकार दे देता है कि उस अमाउंट को आप थोड़ा थोड़ा करके एक निश्चित रकम जो है चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बता रहे थे प्राइमरी डिपॉजिट और डिराइव्ड डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट को कैश डिपॉजिट, या हिंदी में यहाँ लिख दे रहे हैं नकद जमा भी कहते हैं, और इसे कहते हैं साख जमा। ठीक है, ये जो साख जमा है या डिराइव्ड डिपॉजिट है, ये किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी डिपॉजिट पे ही डिपेंड करता है। और ये जितना ज़्यादा बैंक लोन देगा, उतना ज़्यादा ये डिपॉजिट बढ़ते जाता है। ठीक है, बैंक जैसे जितना ज़्यादा लोन देगा, उतना ज़्यादा साख जमा जो है वो बढ़ते जाता है। और यही साख जमा जो है वो कैश जमा को जन्म देता है। फिर से समझ लीजिए, बैंक जितना ज़्यादा लोन देगा, उतना ज़्यादा डिराइव्ड डिपॉजिट, क्योंकि लोन अमाउंट को क्या करता है, वो एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें जमा करता है, तो उतना ज़्यादा डिराइव्ड डिपॉजिट बढ़ते जाएगा। और यही डिराइव्ड डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट को जन्म देता है, और यही डिराइव्ड डिपॉजिट जो है हम लोग का क्रेडिट क्रिएशन है। ठीक है, ये जो साख जमा है, यही मेरा साख का निर्माण है। तो इसलिए केन्स कहे भी थे, क्या लिख दिए हैं? लोन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स आर द चिल्ड्रन ऑफ लोन्स। क्या लिखे हैं? लोन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिट्स
एंड डिपॉजिट्स आर द चिल्ड्रेन ऑफ लोन्स, यानी कि प्राइमरी जमा डिराइव्ड डिपॉजिट को जन्म देती है और यही जो डिराइव्ड डिपॉजिट है ये फिर नकद जमा को या कैश डिपॉजिट को जन्म देता है। फिर से बता दे रहे हैं डिराइव्ड डिपॉजिट क्या है। बैंक जितना ज़्यादा लोन देती है उस लोन अमाउंट को एक अकाउंट में वो साख जमा के रूप में डिराइव्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कर देती है। यही जितना ज़्यादा लोन देते जाएगी उतना ज़्यादा डिराइव्ड डिपॉजिट बढ़ते जाएगा और ये साख का निर्माण हो रहा है। यही साख जमा है और यही क्रेडिट क्रिएशन है। इसको एक हम बैलेंस शीट बना करके भी समझा दे रहे हैं कि क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग एक बैलेंस शीट बना करके या एक चार्ट बना करके हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं बैंक, ABC, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट जो नकद जमा होता है, कैश डिपॉजिट जो है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग लिक्विडिटी। हाँ, ये लिक्विडिटी क्या है बता रहे हैं, ये बैंक द्वारा नकद राशि रखी गई राशि है, ये बैंक द्वारा रखी गई, यहाँ लिख लीजिए रखी गई नकद राशि, ताकि ये जो है बैंक जो एक डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट रखता है ना, ताकि कोई ग्राहक कहीं चेक जमा करे या निकाले तो उसको देने के लिए, मतलब जितना पैसा हम लोग जमा करते हैं, जो बताए भी थे कि जितना पैसा हम लोग जमा करते हैं उसका कुछ सर्टेन अमाउंट बैंक अपने पास लिक्विड के रूप में रख लेता है और बाकी पैसा को क्या करता है, लोन दे देता है। तो यहाँ हो जाएगा डिराइव्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग कैश जमा करते हैं 10,000 रुपया, ठीक है। बैंक क्या करती है, अपने पास 2,000 रुपया रख लेती है और 8,000 रुपया लोन दे देती है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को ABCD या राम श्याम मोहन किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए बैंक ये अमाउंट लोन दे दी तो क्या की, जमा कर दी अकाउंट में। अब ये अमाउंट जो है वो बैंक जिसको भी लोन दी है, मान लीजिए कि राम को लोन दी है, तो राम क्या करेगा, इसका चेक किसी को देगा, वो पैसा फिर क्या करेगा, वो आदमी पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगा ना, क्योंकि ये तो लोन अमाउंट है। तो लोन अमाउंट का पैसा जो है वो फिर वो बैंक में जमा होता है। तो मान लीजिए कि बैंक में जमा हो जा रहा है कितना, 8,000 रुपया, फिर वो बैंक में जमा हो गया। फिर इसमें का वो क्या करेगी, जो बैंक है वो क्या करती है कि इसका कुछ अमाउंट जो है अपने पास रख लेती है। मान लीजिए कि अब मान लीजिए पहला बताया 10,000 में 2,000 रखी अपने पास, 8,000 लोन डिराइव डिपॉजिट जमा कर दी। फिर ये रुपया जो है राम को दी थी, राम जो है सो किसी को चेक दिया, श्याम को मोहन को चेक दिया, फिर वो पैसा जो है आपको बैंक में आ गया, लोन की राशि 8,000 रुपया फिर वापस आ गया और वो रिफंड किया, चेक के माध्यम से निकाला, तो फिर वो वापस किया। तो फिर इसमें से मान लीजिए कि हम लोग फिर बैंक क्या करती है, 1,600 रुपया रख लेगी अपने पास, ठीक है, और बाकी जो पैसा है 6,400 रुपया वो फिर से लोन दे देती है। मान लीजिए इस बार जो है वो कपिल को लोन देती है। कपिल फिर क्या करेगा, पहला बार में राम को लोन दी थी, राम वो पैसा श्याम मोहन को दिया, वो पैसा चेक के माध्यम से फिर वापस आया, डिपॉजिट किया। फिर क्या हुआ, वो 1,600 रुपया अपने पास रख ली और 6,400 रुपया इस बार कपिल को लोन दे दी। कपिल फिर क्या करेगा, लोन अमाउंट का चेक किसी और को देगा, फिर वो पैसा बैंक के पास आ जाएगा रिफंड होकर के 6,400। और इस बार बैंक फिर क्या करेगी, इसका रुपया जो है फिर इसका 20% सोच लीजिए, 6,400 का वो 1,280 के आसपास आएगा, देखिएगा। तो वो दे देगी, फिर से अपने पास रखेगी और बाकी जो अमाउंट होगा वो क्या करेगी, बैंक जो है सो फिर से डिराइव डिपॉजिट जमा कर देगी या लोन दे देगी, ठीक है। 5,120 ये लोन दे देगी।
फिर ये जमा होगा 5120 और इसी तरह इसका रखेगी, कुछ हिस्सा रखेगी और एक सर्टेन जो भी 20% है यहाँ हम ले रहे हैं और आप इसका 10% 15% जो भी उसका लिक्विडिटी रखने का जो रेशियो होता है वो रखेगी अपने पास और बाकी पैसा को वो क्या करेगी, दे देगी। धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि ये अमाउंट जो है जब बढ़ते जाता है तो कितना हो जाता है, ये लगभग आ जाएगा आपका ये लगभग आपका आ जाना चाहिए 50,000 आएगा लास्ट में, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ आ जाएगा आपको 50,000, यहाँ 10,000 और यहाँ 40,000। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ के 10,000 का कितना आ गया, 50,000 आ गया और डिराइव डिपॉजिट 40,000 आ गया। यानी कि बैंक जो है वो अपने ही पैसा से, हमारे ही पैसे से, अपने नहीं ग्राहक के ही पैसा से वो फिर से पैसा बना लेती है। तो ये आपको देखने समझ में आ रहा होगा और इसको हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर के थ्रू भी जान सकते हैं, बता रहे हैं अभी उसको। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि प्राइमरी डिपॉजिट में से कुछ पैसा बैंक अपने पास रख ली, ये 20% या 10% 15% जो भी उसका अपना रखने का, नगद कोष रखने का जो अनुपात है उतना रख करके बाकी पैसा को लोन दे दी। फिर वो लोन का राशि जो है वापस आ रहा है, फिर सर्टेन अमाउंट रख रही है, बाकी पैसा को लोन दे रही है। इस तरह करते करते 50,000 ये आ जा रहा है और बैंक द्वारा रखी गई राशि 10,000 है और 40,000 का डिराइव डिपॉजिट और आपका जो बढ़ के आ जा है, ये देखिए 50,000 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, देखिए ओके, आपको ये दो टर्म बता रहे हैं, एक CRR है और एक LRR। ये है कैश रिजर्व रेशियो और ये है लीगल रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो व्यापारिक बैंक को अपना एक निश्चित अनुपात जो है वो रिजर्व बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक को अपना नकद का एक निश्चित अनुपात जो है वो केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा है लीगल रिजर्व रेशियो, जो व्यापारिक बैंक को अपने ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वयं के पास जो रखना पड़ता है उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। दो चीज़ है, एक बता रहे हैं क्या, जो व्यापारिक बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, ये डिपॉजिट कहाँ रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, वो रेशियो है जो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है। और लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, ये वो अनुपात है जो उसको खुद के पास रखना पड़ता है। ठीक है, जो लिक्विड का वो अनुपात है जो उसको अपने स्वयं के पास ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए रखना पड़ता है। इसको कौन तय करता है, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है कि जब क्रेडिट कंट्रोल का समय आता है तब इस रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है ताकि कमर्शियल बैंक के हाथ में पैसा कम रहे। और भी बहुत सारा क्रेडिट कंट्रोल का तरीका है, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हम क्रेडिट कंट्रोल पढ़ाएंगे आपको, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तब बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं, ये दो टर्म है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है और लीगल रिजर्व रेशियो क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आइए बताते हैं आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर, उसके बाद कुछ लिमिटेशंस बता देंगे और ये वीडियोस को यहीं ख़त्म करेंगे। देखिए एक टर्म बता रहे थे आप लोग को, क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है, ये क्या होता है, ये इसको हिंदी में कहते हैं साख गुणक। साख गुणक क्या है, ये हमें बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का सृजन कर सकता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर से हमें ये पता चलता है कि कमर्शियल बैंक कितनी मात्रा में क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है, उसका रेशियो क्या है, कितना साख का वो निर्माण कर सकता है। इसका होता है 1/r। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/r। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक।
जो कैश रिजर्व डिपॉजिट का जो कैश रिजर्व हम लोग रखते हैं ना, उसका जो रेशियो होता है, मान लिए 10% रख रहे हैं कि 20% रख रहे हैं, उसका ये रेसिप्रोकल होता है। क्या? क्रेडिट मल्टीप्लायर। जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम बताए थे, तो उसके हिसाब से हम लोग का क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या हो गया? मल्टीप्लायर 1/r। अब मान लीजिए हम लोग का कैश रिजर्व का जो रेशियो था, उसमें जो हम लोग लिए थे कैश रिजर्व रेशियो 20%, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 1/20%, तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर हम लोगों का कितना हो गया? क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 आ गया। तो 10,000 हम लोग का क्या था पिछले एग्जाम्पल में? 10,000 हम लोग का प्राइमरी डिपॉजिट था, है ना। तो हम लोग कितना 10,000 हम लोग का प्राइमरी डिपॉजिट था। क्रेडिट मल्टीप्लायर हम लोग का 5 है, तो हम लोगों का डिराइव्ड डिपॉजिट कितना हो गया? हम लोगों का क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया? क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया? 10,000 इंटू 5 50,000, जिसमें से हम लोगों का डिराइव्ड डिपॉजिट क्या था? 40,000 था। और हम लोगों का जो रेशियो था कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना था? 20%, यानी कि 2,000 यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 2,000 रुपीज़ था, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? ये रेसिप्रोकल है किसका? जो रेशियो हम लोग कमर्शियल बैंक में रखते हैं ना, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, उसका ये रेसिप्रोकल होता है। और ये बताता है कि कमर्शियल बैंक कितना साख का निर्माण कर सकता है। तो जैसे हम लोग निकाल लिए यहाँ पर कि कैश रिजर्व रेशियो हम लोग का कितना था? 20%। तो हम लोग का क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 5, यानी कि 5 गुना वो अपना साख का निर्माण कर सकता है। 10,000 उसका प्राइमरी डिपॉजिट था, 5 गुना बढ़ गया तो 50,000 रुपया वो साख का निर्माण कर सकता है, जिसमें से 40,000 रुपया उसका डिराइव डिपॉजिट था और 2,000 रुपया उसका कैश रिजर्व रेशियो था, ठीक है। तो आइए कुछ इसका लिमिटेशंस बता के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए लिमिटेशंस बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन का कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन का लिमिटेशन है वो बता रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ मनी इन द कंट्री, अगर समाज में, देश में मुद्रा ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है, मुद्रा ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में है मुद्रा, तो क्या होगा कि ज़्यादा लोग के पास पैसा आएगा तो ज़्यादा लोग बैंक में जमा करेगा। मुद्रा प्रचलन में कितना है इस पे डिपेंड करता है कि क्रेडिट बैंक के पास कितना पैसा जमा आ रहा है और बैंक जो है उसमें से कितना का साख का निर्माण कर रहा है, साख का सृजन कर रहा है। दूसरा है तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ मनी है कंट्री में ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, कम है तो कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। दूसरा है बैंकिंग हैबिट्स। बैंकिंग हैबिट, अगर आप बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट करिएगा तभी तो डिराइव डिपॉजिट का निर्माण होगा। हम तो बताए ही हैं कि जो है दो प्राइमरी डिपॉजिट पर ही साख जो है साख जमा निर्भर करता है। इसीलिए आदमी का बैंकिंग हैबिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो बैंक में पैसा जमा करेगा तो बैंक ज़्यादा साख का निर्माण करेगी, और कम पैसा जमा करेगा, बैंकिंग हैबिट नहीं होगा, अपने ही पास रखेगा पैसा, तो बैंक साख का निर्माण उतना कम करेगी, ठीक है। तो बैंकिंग हैबिट ज़्यादा, साख ज़्यादा, बैंकिंग हैबिट कम, साख कम। अब है रेशियो ऑफ कैश रिजर्व टू डिपॉजिट, जो LRR जो हम लीगल रेशियो बताए थे ना, वही है ये कि अपने पास बैंक कितना पैसा रखता है। अगर बैंक अपने पास ज़्यादा रखेगा तो फिर वो साख का निर्माण कम करेगा, और बैंक अगर अपने पास कम रखेगा डिपॉजिट, जैसे पहले हम 20% बताए थे तो 5 गुना निर्माण कर रहा था, अगर ज़्यादा रखेगा तो फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि साख का निर्माण भी कम होने लगेगा। यानी कि लिक्विडिटी जो रिजर्व रेशियो है, जो उसका कैश रिजर्व रेशियो है, जो ज़्यादा रखेगा अपने पास तो साख का निर्माण कम होगा, और कम रखेगा अपने पास तो साख का निर्माण ज़्यादा होगा।
चौथा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर लोन अमाउंट पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा तो लोग लोन लेंगे ही नहीं, साख का निर्माण ही कम होगा। इसलिए अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो साख का निर्माण कम होगा, कम इंटरेस्ट रेट होगा तो साख का निर्माण ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम साख का निर्माण, कम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा साख का निर्माण, ठीक है। अब है बैंक डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, जो कि CRR है। तो ये क्या है कि सेंट्रल बैंक कहेगा कि मेरे पास ज़्यादा तुम अपना डिपॉजिट रखो, तो उसके पास पैसा कम बचेगा, फिर उसमें से वो अपने पास कुछ रखेगा, बाकी का लोन देगा। तो इससे क्या होगा, पैसा बैंक के हाथ में कम बचेगा लोन देने के लिए। इसलिए अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो साख का निर्माण कम होगा, कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो साख का निर्माण ज़्यादा होगा, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है कि सेंट्रल बैंक के पास कितना पैसा हाथ में रहता है ताकि उससे वो साख का निर्माण कर सके। छठा है क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, बताएंगे जब सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताएंगे उसमें भी बताएंगे डिटेल से कि बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो सब कुछ जो कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन है ना, उसका सारा का जो हेड ऑफिस है सेंट्रल बैंक है वही उसको कंट्रोल कर सकता है, चाबी उसके हाथ में रहता है। उसका जो पॉलिसी जैसे हिसाब से रहता है कि क्रेडिट क्रिएट करना है तो कमर्शियल बैंक क्रिएट करेगा, क्रेडिट कंट्रोल नहीं करना है उसको कंट्रोल में रखना है तो सेंट्रल बैंक उधर से चाबी घुमाएगा, उसके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है। तो वो वहाँ से जैसा उसका पॉलिसी होगा बढ़ाने का तो कमर्शियल बैंक बढ़ाएगा और घटाने का कंट्रोल करने का तो फिर कमर्शियल बैंक को अपने क्रेडिट क्रिएशन को कम करना होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कोई और टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।